सिनेमा इंडिया स्टोरी टेलिंग एपिसोड 8। आइए इस खास विश्लेषण में एक ऐसी गहराई में उतरते हैं जहां से भारतीय सिनेमा ने पहली बार अपनी खुद की आवाज पाई थी। देखिए, अक्सर हम सिनेमा को उसके चमकते सितारों से जानते हैं, है ना? लेकिन इसकी असली कहानी उन लोगों ने लिखी है जिन्होंने पहली बार उस अंधेरे पर्दे पर रोशनी और आवाज का जादू बिखेरा था। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं और उस जादुई रात के पन्नों को पलटते हैं। जरा 14 मार्च 1931 के दिन की कल्पना कीजिए। मैजेस्टिक सिनेमा, बॉम्बे। उस रात जो दर्शक वहां पहुंचे थे, वो कोई आम फिल्म देखने नहीं गए थे। असल में वो एक चमत्कार के गवाह बनने जा रहे थे। सोचिए, पहली बार पर्दे पर दिखने वाले लोग सिर्फ इशारे नहीं कर रहे थे, बल्कि इंसानी आवाज में बोल भी रहे थे। आज तो हम आवाज के बिना सिनेमा की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर उस एक रात ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। भाग 1, खामोश बुनियाद, आवाज से पहले का दौर। अब भले ही इस शुरुआती दौर को मूक सिनेमा कहा जाता है, लेकिन सच कहूं तो ये बिल्कुल भी मौन नहीं था। 1898 में हीरा लाल सेन की पहली चलती तस्वीरों से लेकर 1912 में दादा साहिब तोड़ने और 1913 में दादा साहिब फाल्के द्वारा पौराणिक कथाओं को पर्दे पर उतारने तक सिनेमा के पास अपनी एक बेहद दमदार विजुअल भाषा थी। और 1926 तक आते आते तो फातिमा बेगम ने दिखा दिया था कि महिलाएं भी कमाल की काल्पनिक दुनिया रच सकती हैं। इन्हीं दिग्गजों ने वो मजबूत नींव तैयार की थी जिस पर आलम आरा को अपनी आवाज का जादू चलाना था। इसे ऐसे समझते हैं, मूक युग बनाम बोलता युग। पहले पूरा का पूरा सिनेमैटिक अनुभव सिर्फ हाव भाव और बीच बीच में आने वाले इंटरटाइटल्स पर टिका होता था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आवाज, शब्दों का लहजा, उच्चारण। अचानक से ये सारी चीजें सबसे ज्यादा अहम होने वाली थी। जो चीज पहले सिर्फ आंखों का सुकून थी, वो अब कानों में गूंजने वाला एक पूरा अनुभव बनने वाली थी। भाग 2, आवाज की दस्तक, एक शोर भरी क्रांति। अर्देशीर ईरानी, जो कि एक कमाल के विजनरी थे, उन्होंने ये भांप लिया था कि साउंड कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये सिनेमा की दुनिया को पलट कर रख देगा। पर भारत की पहली बोलती फिल्म बनाना, ये कोई आसान काम नहीं था। कैमरे इतना शोर करते थे, रिकॉर्डिंग के उपकरण न के बराबर थे, और स्टूडियो में साउंड प्रूफिंग तो भूल ही जाइए। सबसे मजेदार और हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्टूडियो के पास से गुजरने वाली ट्रेनों के शोर से बचने के लिए पूरी फिल्म को रात के घने सन्नाटे में शूट करना पड़ा। सच में ये एक पागलपन था। और इस ऐतिहासिक प्रयोग में चेहरे कौन थे? मास्टर विट्ठल हीरो थे, युवा पृथ्वीराज कपूर एक अहम भूमिका में थे, और वजीर मोहम्मद खान बने हमारे पहले गायक। लेकिन यहाँ एक नाम सबसे खास है, जुबैदा। भारत की पहली महिला निर्देशक फातिमा बेगम की बेटी जुबैदा, वो बोलते पर्दे की पहली नायिका बनी। ये एक कितना खूबसूरत संयोग है ना, जो मूक युग की विरासत को सीधे बोलते युग से जोड़ता है। भाग 3, फिल्मी गीत का जन्म, भारत की स्वाभाविक भाषा। हॉलीवुड में जब आवाज आई तो वो ज्यादातर सिर्फ संवादों तक सिमट कर रह गई, लेकिन हमारे यहाँ भारत में आवाज का मतलब था हमारी सदियों पुरानी संगीत और मौखिक परंपराओं का सिनेमा में उतर आना। और इसी का पहला जादुई नतीजा था दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। पर्दे पर वजीर मोहम्मद खान का गाया ये गीत इसे भारतीय सिनेमा की पहली धड़कन माना जाता है। स्क्रीन पर एक फकीर, एक आवाज और एक गाना। यहीं से ये तय हो गया था कि भारत में सिनेमा सिर्फ बात नहीं करेगा, वो गाएगा भी। ये विश्लेषण आर्यन पॉल प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, वी क्रिएट एक्सपीरियंस। चलिए अब वापस लौटते हैं और देखते हैं कि इस आवाज ने हमारी संस्कृति को कैसे बदल दिया। आवाज के आते ही जैसे सिनेमा के दरवाजे पूरी सांस्कृतिक विरासत के लिए खुल गए। कथा, भजन, जात्रा, तमाशा, पारसी थिएटर, नौटंकी, कव्वाली, सब कुछ सिनेमा का हिस्सा बन गया। इस नई तकनीक ने पूरे उपमहाद्वीप की पुरानी मौखिक संस्कृति को अपने अंदर समेट लिया। अब गाने सिर्फ एक सजावट नहीं रहे थे, वो कहानी को आगे बढ़ाने वाली सबसे जरूरी धड़कन बन गए थे। भाग 4, उथल पुथल, सिनेमा के व्याकरण का बदलना। अब ये जो बदलाव था वो इंडस्ट्री के लिए किसी जोरदार भूकंप से कम नहीं था। सिनेमा का पूरा ढांचा, उसका पूरा व्याकरण जड़ से बदल गया। ये बिल्कुल एक डोमिनोज इफेक्ट जैसा था। आलम आरा के आते ही दर्शकों ने जोरदार तरीके से बोलती फिल्मों की मांग शुरू कर दी। सिनेमा घरों को रातों रात साउंड सिस्टम लगाने पड़े। लेखकों को अब संवाद लिखने का नया काम मिल गया, और देखते ही देखते
मूक फिल्मों का वो सुनहरा युग इतिहास के पन्नों में सिमट गया। इस पूरी तकनीकी क्रांति का एक बहुत ही खूबसूरत और लोकतांत्रिक पहलू भी था। वो था क्षेत्रीय आवाज का उछाल। आवाज ने सिनेमा को बिल्कुल अपना, बिल्कुल स्थानीय बना दिया। बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, हिंदी, संस्कृति, हर किसी को स्क्रीन पर अपनी खुद की आवाज मिल गई। अचानक से भारत की विविधता से भरी जनता सिनेमा घरों में अपनी खुद की बोलियां सुनने लगी थी। सांस्कृतिक नजरिए से ये एक बहुत बहुत बड़ा पल था। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मूक फिल्मों के दौर में ये महज कुछ अक्षर होते थे जिन्हें दर्शक स्क्रीन पर पढ़ते थे। पर जरा उस पल को महसूस कीजिए जब पहली बार किसी इंसान की कांपती हुई आवाज में भावनाओं और सांसों के साथ ये शब्द पर्दे पर गूंजे होंगे। ये सिर्फ एक तकनीकी तरक्की नहीं थी, ये तो एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन था जो सीधे दिल पर जाकर लगा। पर सच तो ये भी है कि हर नई तकनीक की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जहां एक तरफ इस आवाज ने थिएटर कलाकारों और गायकों के लिए दरवाजे खोल दिए, वहीं मूक युग के कई बड़े बड़े सितारों का सफर यहीं खत्म हो गया। वो सितारे जिनका स्क्रीन पर एक अलग ही रुतबा था, लेकिन जिनकी आवाज या लहजा इस नई दुनिया में फिट नहीं बैठा, वो रातों रात पीछे छूट गए। ये वाकई एक कड़वा सच था। जब भी सिनेमा में कोई नई तकनीक आती है तो हमेशा एक दार्शनिक सवाल जरूर उठता है, क्या इससे कहानी और जीवित होगी? और आलम आरा ने इसका बहुत ही जोरदार जवाब दिया। बिल्कुल, आवाज आने से कहानी सिर्फ जीवित ही नहीं हुई, उसने सांस ली, बातें की और दर्शकों के दिलों से सीधे जुड़ना शुरू कर दिया। भाग 5, खामोश गूंज, एक खोई हुई धरोहर। अब इस सफर के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा उदास करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। आलम आरा के वजूद को सहेजने की कहानी बहुत दर्दनाक है। वो नाजुक नाइट्रेट प्रिंस, खराब स्टोरेज, चांदी निकालने के लिए फिल्म के नेगेटिव्स का लालच में आकर इस्तेमाल होना और आर्काइव बनाने में हुई भारी देरी, ये वो दिल तोड़ने वाले कारण हैं जिनकी वजह से उस दौर की कई ऐतिहासिक फिल्में हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। और इस लापरवाही का सबसे दुखद नतीजा क्या निकला? आज आलम आरा का एक भी पूरा प्रिंट दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। मतलब सोचकर देखिए, जिस फिल्म ने पूरे भारतीय सिनेमा को उसकी इतनी बुलंद आवाज दी, वो आज खुद पूरी तरह से खामोश हो चुकी है, हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन भले ही फिल्म का प्रिंट खो गया हो, उसकी वो गूंज आज भी अमर है। आज हर उस संवाद में, हर उस गाने में जो हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं आलम आरा की रूह ही तो बसती है। पर जाते जाते ये हमें एक गहरा सवाल दे जाती है। आज हम जो ये डिजिटल इतिहास रच रहे हैं, क्या वो भविष्य के लिए सुरक्षित है, या वो भी किसी दिन ऐसे ही खामोश हो जाएगा? सिनेमा इंडिया रिमेंबर्स, इवन व्हेन द वर्ल्ड फॉरगेट्स।